तो स्टोरी की शुरुआत होते ही हम दो कपल्स को रोमांस करता हुआ देखते हैं। तभी मिस्टर जाओ कहते हैं कि मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है और विनिंग अपने ड्रॉर से प्रोटेक्शन देती है और हमें बताती है कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है। 10 साल से मेरा हस्बैंड पहले मेरा क्रश हुआ करता था। हम लोगों ने बिना डेटिंग किए सीधा शादी कर ली। शादी वाले दिन मेरा हस्बैंड मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम लोग एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और 4 साल में कोई बच्चा नहीं पैदा करेंगे और 4 साल के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। निंग कहती है मुझे पहले लगता था कि मेरा हस्बैंड मुझसे थोड़ा तो प्यार करता है, लेकिन फिर मैंने एक दिन इसके फादर से बात करते हुए इसकी बातें सुन ली कि इन दोनों की शादी सिर्फ हीरोइन के पिता की वजह से हुई है, क्योंकि निंग के पिता इस सिटी के सबसे बड़े जज हैं और उन्होंने इसके हस्बैंड का बहुत बड़ा केस सॉल्व किया है सिर्फ इसी फेवर के लिए कि वो मेरी बेटी से शादी करे। ये समझ जाती है कि मिस्टर जाओ इससे प्यार नहीं करते, ये शादी सिर्फ डैड की वजह से हुई है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग उठते ही प्रेगनेंसी प्रिकॉशन लेती है, लेकिन मिस्टर जी मना करते हुए कहते हैं कि मैंने प्रोटेक्शन यूज करा था। ये कहती है 4 साल हो चुका है, अगर गलती से भी मैं प्रेग्नेंट हो गई तो। तभी यहाँ पर मॉम का कॉल आता है। मॉम कहती है पुलिस वाले तुम्हारे डैड को उठा ले गए हैं। उनका कहना है कि तुम्हारे पापा ने पब्लिक फंड्स के 2 मिलियन चुराए हैं और अगर हमने ये बात प्रूफ नहीं किया तो फिर उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल हो जाएगी। मॉम यहाँ रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही बड़ा आदमी है, अगर तुम दोनों मिलकर इन्हें सपोर्ट करोगे तो जरूर ये बच जाएंगे। मिस्टर जी पूछते हैं इतनी सुबह मॉम ने कॉल किया, क्या बात हुई? तभी यहाँ पर मिस्टर जी के फोन पर कॉल आता है और ये फोन निंग उठा लेती है। कॉल पर फू कहती है कि मेरे कमर में बहुत ही दर्द हो रहा है, तुमने रात को बहुत ही ज्यादा भयंकर रोमांस किया है। मिस्टर जी फोन छीन लेते हैं और कहते हैं कंपनी आने के बाद मैं इस मामले में बात करूंगा। निंग सवाल करती है क्या तुम किसी और को भी डेट कर रहे हो? यहाँ मिस्टर जी बताते हैं कि कल रात हम सभी कंपनी में गेम खेल रहे थे, ये शायद उसी मामले में बात कर रही है। रात भर तो मैं तुम्हारे ही साथ था, कहीं तुम्हें जेलसी तो नहीं हो रही? तो ये कहती है नहीं। मिस्टर जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा, वैसे भी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ मिस्टर जी फिर से डैड के बारे में पूछते हैं, लेकिन निंग कहती है कोई बात नहीं, वो सब मैं खुद से हैंडल कर लूंगी। तो मिस्टर कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो। जिसके बाद ये अपनी दोस्त मियाओ मियाओ को मैसेज करती है और किसी पार्ट टाइम जॉब के लिए पूछती है और इसका दोस्त इसे एक लोकेशन पर बुलाता है। ये कॉल करके कहती है कि मैं उस जगह पर आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? इस जगह पर मिस्टर जी भी आए हुए होते हैं और तभी ये अपने दोस्त से मिलती है। मिस्टर जी इन दोनों को बातचीत करता हुआ देख लेते हैं। वेल दोस्तों, चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये है मिस्टर शियांग, वेंगनिंग के सीनियर, एक परफेक्ट जेंटलमैन जो कि हमेशा वेंगनिंग का ख्याल रखते हैं। बोले तो वन साइडेड प्यार करते हैं। यहाँ दोस्त सवाल करता है कि तुम ऐसा जॉब क्यों करना चाहती हो जहाँ पर लोगों को ड्रिंक सर्व करना पड़े? क्या तुम ये इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम अपने पापा के जेल से निकलने के लिए हेल्प करना चाहती हो? तो ये कहती है अच्छा, तो तुम्हें भी पता है इस मैटर के बारे में? दोस्त कहता है कि वो टॉप जज हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है, ये बात सभी को पता चल गई है, लेकिन मुझे इस बात पर भरोसा नहीं, जरूर कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम लोगों ने किसी से पंगे लिए हैं? ये कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है। दोस्त कहता है वह शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिसके बाद ये इसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम जी जाओ को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा होता है कि वो कैसे किसी और के साथ बात कर सकती है। यहाँ पर इन्हें थोड़ी थोड़ी जेलसी हो रही होती है और तभी इनका दोस्त लू ली फैंग कहता है कि तुम ऐसे अकेले बैठकर बोर नहीं होते क्या, चलो आओ यहाँ साथ में गेम खेलते हैं। लेकिन ये कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी एक लड़का युनमिंग कहता है कि अभी एक लड़का यहाँ आएगा एक ब्यूटीफुल लड़की लेकर, तब जरूर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आएगा। और तभी लूफिंग यहाँ निंग को लेकर आ जाता है। दोस्त कहता है मिलो इनसे, ये है लॉन्गटिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर मिस्टर ही। और अगर तुम बातों बातों में इन्हें कन्विंस कर लेती हो या इन्हें इम्प्रेस कर लेती हो तो ये तुम्हारे डैड के केस में तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकते हैं। जिसके बाद ये कहता है जाओ मिस्टर ही को ड्रिंक ऑफर करो। यहाँ मिस्टर ही कहते हैं मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा, क्या तुम नहीं आई हो? यहाँ ये इसका थोड़ा मजाक उड़ाने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए आई हो। तो ये कहती है कि मिस्टर ही ये रहा आपका ड्रिंक। तो मिस्टर ही कहते हैं क्या तुमने पहले कभी किसी को ड्रिंक ऑफर करा है? यहाँ सभी लोग इस लड़की का मजाक उड़ाते हैं कि देखो इस लड़की को, शायद ये लड़की मिस्टर जाओ में इंटरेस्टेड है। यहाँ जो दूसरी लड़की होती है यानी कि फूजी, वो कहती है कि मिस्टर जाओ कभी किसी लड़की के हाथ से ड्रिंक नहीं लेते, जब तक वो लड़की बहुत स्पेशल ना हो। तो तुम जाकर क्लब में किसी और मर्द को ड्रिंक कमाओ। शियांग कहता है तुम लोग इसका मजाक उड़ाना बंद करो, ये लड़की एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से आती है। निंग ये ड्रिंक अपने मुंह में भरती है और जाकर मिस्टर जाओ को किस करती है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो कान में कहती है कि हम लोग पहली दफा किस कर रहे हैं, क्या तुम्हें एक्साइटमेंट फील हो रही है? और तभी फूजी इसे थप्पड़ मारती है। निंग पलट के थप्पड़ मारती है और कहती है क्या तुमने देखा नहीं कि मिस्टर जाओ ने मुझे धक्का नहीं दिया, शायद उन्हें मजा आया, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है?
यहाँ शियांग उसे सॉरी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, मेरी वजह से तुम थप्पड़ खाई, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना। ये सब देखकर मिस्टर जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो उसकी कितनी केयर कर रहा है। तभी मिस्टर जाओ कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, और वो सवाल करते हैं क्या तुम बिलियर्ड्स खेलती हो। तो ये फ्लैशबैक में याद करती है कि एक बार कॉलेज टाइम में ये बिलियर्ड्स खेल रही थी। यहाँ लोग उसे बुली कर रहे होते हैं कि तभी उसका सीनियर आता है, प्रोटेक्ट करता है और बिलियर्ड्स भी खिलाता है। वो कहती है हाँ मुझे थोड़ा बहुत आता है। तो मिस्टर जाओ कहते हैं अगर तुम इन लोगों को हरा देती हो तो ये प्रोजेक्ट हुआ तुम्हारा। तो ये सवाल करती है क्या हुआ अगर मैं हार गई। तो वो कहते हैं अगर तुम हारती हो तो तुम्हें ये सब पीना पड़ेगा। फू खड़ी होकर कहते हैं देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। यहाँ एक कॉमेडियन दोस्त आकर कहता है मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन वो उसे धक्का मार देती है। वो कहता है अगर तुम मुझे ऐसे मारोगी तो मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। वो यहाँ बहुत अच्छा खेलती है और ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ वेन का दोस्त बताता है कि कॉलेज टाइम में बिलियर्ड्स खेलने में इसने चैंपियनशिप जीता है और पूरे साउथ सिटी में इसके जितना अच्छा बिलियर्ड्स कोई नहीं खेल सकता। यहाँ वो फनी दोस्त तो बिलियर्ड्स हार जाता है। यहाँ ये फनी दोस्त सभी लोगों को चैलेंज करता है अगर कोई भी इस लड़की को हराता है तो बाहर सबसे महंगी वाली कार मैं उसे गिफ्ट करूंगा। लूफेंग कहता है ठीक है अपने वादे से पलटना मत, और वो खेलने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ फू कहती है कि मिस्टर जाओ मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो कहते हैं हॉस्पिटल जाओ, मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। वेल अब लूफेंग खेलने के लिए आता है, वो भी बहुत अच्छा खेलता है। निंग एक चैलेंज रखती है कि जो नेक्स्ट गोल करेगा वही होगा इस गेम का विनर। तभी फू कहती है ये मैं करूंगी। यहाँ मिस्टर जाओ अपने हाथों को पोंछते हैं क्योंकि फू ने उसे टच किया होता है। निंग जब अपना टारगेट सेट करती है तो वो फनी फ्रेंड आता है और उसके हाथ को सिगरेट से जला देता है। शियांग आता है उसके हाथ को चेक करने के लिए। तभी मिस्टर जाओ आते हैं और वो गीले टॉवल से उसका हाथ पोंछते हैं। यहाँ सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि मिस्टर जाओ तो पहली बार किसी लड़की को लेकर इतना केयरिंग बन रहे हैं। ये सब देखकर फू को बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही होती है और वो कहती है कि इस कंपटीशन का एंड तो मैं करूंगी। यहाँ वेन फिर से खेलना शुरू करती है। मिस्टर जाओ उसे मना करते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं सुनती। जिसके बाद इस गेम में वो इसकी हेल्प करते हैं, कहते हैं तुम अपने हाथों को रिलैक्स रखना और तुम बस एम लगाना। यहाँ वो ये भी पूछ लेते हैं कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए इतना क्यों झेल रही हो। ये कहती है ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिस्टर जाओ कहते हैं प्रोजेक्ट साइन करने के बाद घर पर मेरा इंतजार करना। यहाँ वो ये गेम जीत जाती है, लेकिन फू कहती है कि तुम ये गेम मिस्टर जाओ की वजह से जीती हो, इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, उससे पहले तुम्हें ये ड्रिंक पूरा कंप्लीट करना होगा। यहाँ सभी लोग कहते हैं कि हाँ फू बिल्कुल सही कह रही है। मिस्टर जाओ कहते हैं तुम लोग यहाँ खेलते रहो, मैं यहाँ से चलता हूँ। मिस्टर जाओ के जाने के बाद सभी लोग इसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। यहाँ वो ड्रिंक करना शुरू करती है। तभी उसका सीनियर कहता है कि इसके बदले मैं पीऊंगा, लेकिन लोग मना करते हैं और जब ये बेहोश होती है तो मिस्टर जाओ इसे कैच कर लेते हैं। वो इसे उठाकर यहाँ से ले जाते हैं और फू ये सब देखती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कहते हैं हस्बैंड होने के नाते इसका ख्याल रखिए, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, ऊपर से इसने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। जिसके बाद इसे होश आता है और ये कहती है तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। मिस्टर जाओ कहते हैं अगर मैं नहीं आता तो कौन लेकर आता, क्या वो तुम्हारा सीनियर दोस्त। यहाँ वो सवाल करते हैं कि तुम ऐसी जगह पर क्यों गई थी, ऐसे कस्टमर लोग के पास। ये कहती है तुम भी तो जाते हो तो मैं क्यों नहीं जा सकती। मिस्टर जाओ कहते हैं क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तुम इस प्रोजेक्ट के लिए इतना स्ट्रगल क्यों कर रही हो। ये कहती है तुम भी तो मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हो, मुझे बिना बताए तुमने नई कंपनी स्टार्ट कर दी और तो और इतनी ब्यूटीफुल असिस्टेंट भी हायर कर लिया। मिस्टर जाओ कहते हैं क्या तुम्हें जेलसी हो रही है या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो ये कहती है नहीं, तुम हैंडसम हो, रिच हो, तुम्हारे आसपास ऐसी तितलियां तो मंडराती रहेंगी, भला मैं क्यों गुस्सा होंगी। मिस्टर जाओ कहते हैं कि तुम बहुत जहर जैसी बातें करती हो, लगता है तुम ठीक हो गई हो। मिस्टर जाओ इसे सूप पीने के लिए देते हैं जो कि दवाई होती है, लेकिन ये मना करती है और कहती है मुझे जिंजर की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिस्टर जाओ ये दवा खुद पी जाते हैं और किस करके ये दवा खिलाते हैं। जिसके बाद पूछते हैं कि ये रहा तुम्हारे किस का जवाब, और अगर तुम्हें ये अच्छा लगा तो जब तक तुम दवा कंप्लीट नहीं कर देती मैं ऐसा ही पिलाऊंगा। तो ये मना कर देती है ये कहकर कि मैं खुद पी लूंगी। वेल तभी मिस्टर जाओ को यहाँ कॉल आता है इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। वो कहते हैं कि आज भर के लिए तुम यहीं रेस्ट करो, कल मैं तुम्हें पिक करने के लिए इसी हॉस्पिटल में आऊंगा। वो जाते वक्त ये भी पूछते हैं अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे हेल्प ले सकती हो। ये कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो किसी को कॉल करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहते हैं क्योंकि मिस्टर जाओ को शक हो चुका होता है कि कुछ तो हुआ है। वेल तभी डॉक्टर आकर इसे इन्फॉर्म करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, तुम 7 वीक प्रेग्नेंट हो। तो ये हैरान हो जाती है। ये याद करती है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था 4 साल तक हम बच्चा नहीं कर सकते। अगर उसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो वो क्या सोचेगा।
यहाँ वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे प्रेगनेंसी के बारे में मेरे हस्बैंड को मत बताइएगा। नेक्स्ट सीन में ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेती है, लेकिन नर्स कहते हैं कि किसी फैमिली मेंबर का होना जरूरी है, तो ये कहती है मेरे हस्बैंड बिजी हैं, प्लीज मुझे डिस्चार्ज दे दीजिए। यहाँ नर्स आपस में बात करती हैं कि ये कैसा हस्बैंड है कि अपनी वाइफ को लेने तक का टाइम नहीं है। दूसरी नर्स तो ये तक कहती है कि अभी बच्चा दुनिया में आया तक नहीं है, जब बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो इस लड़की को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ वो दूसरे पेरेंट्स को देखती है कि वो अपने बच्चे के लिए कितना केयरिंग और कितना लविंग है। ऐसे कपल को देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि इसकी जिंदगी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वेल तभी यहाँ एंट्री होती है सूजी की। वो आकर कहती है मुझे माफ करना, तुम्हारा हस्बैंड मीटिंग में थोड़ा बिजी है। तो ये कहती है इसका मतलब उसने तुम्हें भेजा है मुझे पिक करने के लिए। ये कहती है नहीं, तुम मेरे बारे में पता कर सकती हो, मैं उसकी बहुत ही खास पर्सन हूँ। यहाँ ये कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता को ऑफिस से डिसमिस कर दिया गया है, उन्हें बचाने के लिए 2 मिलियन जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ये रहा तुम्हारा 2 मिलियन और फटाफट से मिस्टर जाओ को डिवोर्स दे दो। ये कहती है मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दूंगी, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने डैड को छुड़ा सकूं। ये कहती है कैसे पैसे, तुम कौन से बैंक से पैसे निकालोगी, मैं तुम्हें हर जगह से बैन करवा दूंगी और तो और तुम्हें कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। ये कहती है अगर मिस्टर जाओ को ये सब पता चला तो तुम क्या करोगी, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। ये कहती है तुम्हें क्या लगता है कि जाओ को तुम्हारी चिंता है, और अगर वो तुम्हारी इतनी ही चिंता करता तो तुम्हारे और उसके बारे में सबको पता होता, न कि ये कोई सीक्रेट मैरिज होती। जिसके बाद निंग फ्लैशबैक में याद करती है कि इन दोनों की शादी के बाद ये बोलती है कि चलो कहीं सेलिब्रेशन करने के लिए चलते हैं, लेकिन ये कहता है कि हमारी शादी सीक्रेट मैरिज है और हम एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम्हें सेलिब्रेट करना है तो तुम अकेले जा सकती हो। और एक बात हमेशा याद रखना कि 4 साल के अंदर अंदर मुझे कोई भी बच्चा नहीं चाहिए, बच्चे का अड़चन बीच में नहीं आना चाहिए। 4 साल के बाद हमारे डिवोर्स हो जाएगा, हमारी शादी के बारे में किसी को नहीं पता होना चाहिए। प्रेजेंट में यूजी कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, ये पैसे लो और निकलती बनो। यहाँ वो 2 मिलियन का चेक लेकर फाड़ देती है, ये कहते हुए कि भले ही हमारा डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन डिवोर्स के बाद उसकी आधी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। ये 2 मिलियन उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है और मुझे डिवोर्स मनी चाहिए, न कि ये तुम्हारे पैसे। ये सब कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये लड़की कहती है कि तुम मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। वेल तभी यहाँ मॉम का कॉल आता है, कहती हैं जल्दी से घर आ जाओ, सभी लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे डैड को मौत की सजा मिलेगी। जिसके बाद ये फटाफट अपने घर के लिए निकलती है। घर आकर ये अपने हस्बैंड को बहुत कॉल करती है, लेकिन वो मीटिंग में होता है, इसीलिए ये कॉल सूजी उठाती है। सूजी कहती है कि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, तुमसे बात नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देती है और यहाँ इसकी मॉम बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर का कहना होता है कि आपकी मॉम को ब्रेन सर्जरी की जरूरत है, जिसका खर्चा कम से कम 2 लाख युआन आएगा। दूसरी तरफ कोर्ट का भी डेट आ रहा होता है और 2 मिलियन की जरूरत होती है। यहाँ ये अपना बैंक बैलेंस देखती है, जो कि काफी ज्यादा कम होता है। इसे पैसों की बहुत ही जरूरत होती है, ना तो इसे कॉन्ट्रैक्ट मिल पाता है और ना तो इसे जॉब मिल पाती है। और तभी यहाँ इसके सीनियर आ जाते हैं। सीनियर कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैडम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और ये लो मेरा 2.5 मिलियन। और तभी मिस्टर जाओ की एंट्री होती है। वो ये सब होते हुए देख लेते हैं और इसका कार्ड वापस करते हुए कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी बीवी का ख्याल रख सकूं, थैंक यू आपके हेल्प के लिए। यहाँ सीनियर कहता है कि तुमने शादी कर ली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। निंग कहती है हमारी शादी काफी प्राइवेट में हुई थी, हमने किसी दोस्त या रिलेटिव को इन्वाइट नहीं करा था। तो दोस्त कहता है ठीक है, तो ये पैसे एज अ गिफ्ट ले लो। लेकिन हस्बैंड कहते हैं नहीं, हम सेरेमनी रखेंगे, वेडिंग सेरेमनी, वहाँ आकर आपको जो तोहफे देना होगा आप दे दीजिएगा। वेल तभी यहाँ डॉक्टर आते हैं मॉम को लेकर, कहते हैं सर्जरी सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है ये कोलैप्स हो सकती हैं अगर इन्हें थोड़ी सी भी टेंशन दी जाए तो, इसीलिए टेंशन से इन्हें दूर रखिएगा। सीनियर उसकी मॉम के पीछे भागता है, लेकिन हस्बैंड कहता है कि आई थिंक तुम्हें इतना कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में ये अपने हस्बैंड से कहती है तुम तो मीटिंग में थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये कहता है मीटिंग एंड हो चुका है। तो ये कहती है अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से जा सकते हो। यहाँ मिस्टर जाओ कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है तुम्हारे डैड की प्रॉब्लम के बारे में, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा। मैंने लोगों को लगा दिया है सारे एविडेंस जमा करने के लिए, 2 मिलियन का भी पूरा जुगाड़ है, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहती है तुम्हें ये सब हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना मैटर खुद हैंडल कर लूंगी। मिस्टर जाओ कहते हैं कि 2 मिलियन कहाँ से लाओगी, क्या तुम किसी और से मांगोगी हस्बैंड के होते हुए। ये कहती है तुम्हें क्या लेना देना, मैं किसी से मांगू या कुछ भी करूं, तुम तो बिजी थे ना, भगवान जाने तुम मीटिंग में बिजी थे या किसी औरत के साथ फ्लर्टिंग करने में। वो यहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाती है। गुस्सा शांत कराने के लिए मिस्टर जाओ इसे किस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी मॉम को यहाँ होश आ जाता है।
और वो होश में आते ही डैड के बारे में पूछती हैं। हस्बैंड कहता है आप रेस्ट करिए, डैड का जो भी मैटर है मैं हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद मिस्टर जाओ लॉयर से बात करते हैं और अपनी बीवी को तसल्ली देते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने लॉयर को लगा दिया है। तो ये कहती है ठीक है, थैंक यू सो मच, कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद मैं तुम्हें सारा पेमेंट कर दूंगी। मिस्टर जाओ कहते हैं हाँ, वो भी इंटरेस्ट के साथ। ये कहती है हाँ बिल्कुल। मिस्टर जाओ कहते हैं क्या तुम पागल वागल हो क्या, अपना ख्याल रखो, ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए ये काम के लिए निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदे का मैसेज आता है, मिस्टर जाओ का असिस्टेंट। वो कहता है अगर आपको कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। यहाँ इसे ये भी पता चलता है कि सूजी को असिस्टेंट की पोजीशन से हटा दिया गया है। ये सुनकर ये खुश होती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जाओ मैसेज करते हैं कि आज मुझे ओवर टाइम करना होगा, इसीलिए घर पे मेरा इंतजार मत करना और डिनर कर लेना। ये अपने बेबी से कहती है ऐसा लगता है डैड अभी भी गुस्सा है, तो क्या हमें डैड से माफी मांगनी चाहिए। जिसके बाद ये टिफिन लेकर आती है और असिस्टेंट कहता है ये रहा प्रेसिडेंट का ऑफिस। वो सोचती है कि डैड टिफिन देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे, हमारी एक अच्छी फैमिली होगी, हैप्पी फैमिली। लेकिन तभी वो दरवाजे के पास मिस्टर जाओ की मॉम की आवाज सुनती है, जो कि ये कह रही होती हैं कि अगर तुम्हारे अंकल का झगड़ा नहीं हुआ होता प्रॉपर्टी के लिए तो हम किसी छोटे से जज के सामने हाथ पसारने नहीं जाते। छोटे से जज यानी कि निंग के पापा। उस छोटे से जज ने मौका उठाकर अपनी बेटी की शादी तुझसे करा दी। ये सब सुनकर वेंगनिंग हैरान हो जाती है और वो अंदर नहीं जाती, आगे की बातें सुनने लग जाती है। मॉम कहती है ये मेरे लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है, मरने के बाद भी मैं इतनी बड़ी बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगी। जैसा उसके बाप ने किया वैसा उसे भरना पड़ रहा है। उसका बाप एक नंबर का लालची था और अच्छा हुआ कि तूने खुद से ही उसे जेल भेज दिया। ये डायलॉग सुनकर वेंगनिंग का दिल टूट जाता है। मॉम की लास्ट लाइन होती है कि ये उसके बाप के लालच की सजा है। जाओ अपनी मॉम के सामने कुछ नहीं कहता, सिर्फ उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। टिफिन छोड़कर ये यहाँ से भागती है। टिफिन गिरने की आवाज से ये लोग बाहर आते हैं और सूजी यहाँ मिलती है। सूजी कहती है मैंने मिस्टर जाओ के लिए सूप बनाकर लाया था। मॉम कहती है देखो ये कितनी अच्छी है, ये हमारे घर की बहू बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हें तो इसे डेट करना चाहिए। ये सब सुनकर निंग और भी ज्यादा टूट जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने सीनियर को कॉल करती है और पूछती है क्या कोई एविडेंस मिला। तो दोस्त कहता है कि टीचर के केस में ही फैमिली की कंप्लेंट है और उन्होंने खुद कन्फेस भी कर लिया है और अभी विजिट्स भी अलाउ नहीं है, केस के डिटेल्स ब्लॉक्ड है। तुम्हारे पापा ने खुद मान लिया है कि उन्होंने ऐसा किया है और अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। मैं अपने किसी बंदे को भेजता हूँ कि वो केस के कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सके ताकि हम कोई सबूत इकट्ठा कर सके। नेक्स्ट सीन में हस्बैंड इसे कॉल करता है लेकिन ये कॉल नहीं उठाती और फाइनली कॉल उठाकर कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर मिस्टर जाओ शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ सीनियर यहाँ आता है और इसे छाते में अपने साथ ले जाता है और ऐसा होते हुए मिस्टर जाओ देख लेते हैं। दूसरी तरफ सीनियर कहता है कि अब्रॉड जाने से पहले मैंने ये अपार्टमेंट खरीदा था, ये अपार्टमेंट खाली है और यहाँ कोई नहीं रहता, तो इसीलिए तुम यहाँ स्टे कर सकती हो। ये सीनियर को थैंक यू कहती है। सीनियर कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान वगैरह लेकर आता हूँ। और तभी हस्बैंड इसे निकलता हुआ देख लेता है। दरवाजा खुला देखकर ये अंदर आ जाता है और सवाल करता है कि तुम कितनी बेशर्म हो गई हो, शादीशुदा होते हुए आधी रात को किसी मर्द के साथ उसके घर पर हो। ये इसे यहाँ से चलने के लिए कहता है तो ये कहती है मैंने बहुत ही क्लियरली बोल दिया कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो ये कहता है तुम्हें अचानक से हो क्या गया है, 4 साल में तुमने कभी डिवोर्स का नाम नहीं लिया, तो अभी क्यों ले रही हो। ये कहती है मैं तुमसे टायर्ड हो चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यहाँ ये इससे बहुत पूछने की कोशिश करता है कि तुम किस बात से परेशान हो, क्या डैड वाली बात से तुम इतना ज्यादा अपसेट हो। तो ये याद करती है किस तरह से ये अपनी मॉम के साथ बात कर रहा था, इसने मेरे डैड को जेल भेजा है। ये सिर्फ एक ही सवाल करती है, क्या तुमने मुझे आज तक कभी प्यार किया है। ये चुप हो जाता है तो ये कहती है मुझे मेरा जवाब मिल गया। यहाँ ये इसे बार बार जाने के लिए कह रही होती है लेकिन ये इसकी बात नहीं सुनता और इसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है। तभी कॉल आता है, आधे घंटे में इसे एयरपोर्ट पर पहुंचना है किसी अब्रॉड मीटिंग में जाने के लिए। ये कहता है मैं घर से वापस आकर डिवोर्स के मैटर में बात करूंगा। ये कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी, तुम साइन कर देना। ये समझाता है कि देखो डिवोर्स कोई बच्चों का गेम नहीं है कि तुम जब चाहो एंड कर सकती हो। ये कहती है ठीक है, जितना टाइम लेना है टाइम ले लो, सोचकर मुझे डिवोर्स दे देना क्योंकि मुझे तो सिर्फ डिवोर्स चाहिए। ये कहकर इसे धक्का देकर यहाँ से निकाल देती है और ये बहुत ही ज्यादा ब्रेक डाउन होकर रोने लग जाती है। तभी इसके बॉस का मैसेज आता है। बॉस बोलते हैं कि अगले हफ्ते तुम जेंगचिंग जाओगी और फैंगशिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर ही से बजट डिस्कस करोगी। वेंगनिंग को पता है कि मिस्टर ही उसका अब एक्स हस्बैंड है और वो जाना नहीं चाहती, वो बजट डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन वो मजबूर है, उसे करना पड़ेगा। जिसके बाद ये जेंगचिंग आती है। यहाँ ये अपने हस्बैंड से भी टकराती है और मास्क लगाई हुई होती है। हस्बैंड को शक होता है कि शायद ये इसकी बीवी है, लेकिन ये अवॉइड करती है। वेंगनिंग कहती है कि इसने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना कर रखी है, मुझे कुछ भी पता नहीं था।
तभी शूजी आती है, कहती है सिर्फ जेंचिंग में ही नहीं, हर एक कंट्री में इसकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और दर्जनों से भी ज्यादा ब्रांचेस इसने खोल रखे हैं। ये कहती है तुम बहुत ही रिच आदमी की वाइफ हो और सॉरी अब तो वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड होने वाला है। बातों बातों में ये अपनी रिंग फ्लेक्स करती है और कहती है ये तो मिस्टर ही ने मुझे गिफ्ट किया है। जिसके बाद फ्लैशबैक में ये याद करती है कि ये अपने हस्बैंड के साथ अपनी मैरिड लाइफ के लिए रिंग लेने गई थी, लेकिन हस्बैंड कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और कहता है कि रिंग ही तो लेनी है, लेकर चलो यहाँ से। इस बात पर बेचारी का मुंह बन जाता है। ये लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर बजट डिस्कस करने आई हो तो चलो पहले हम लोग कॉफी पीते हैं। ये कहती है कि ये लो मैंने पूरा चीज तैयार करके लाया है, तुम पढ़ लेना और फिर तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा डिसाइड करना। और ये रहा रिंग, ये रिंग उसने मेरे लिए खरीदा था लेकिन अब मुझे इसकी कोई काम नहीं है। नेक्स्ट सीन में ये अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि मैंने डिवोर्स ड्राफ्ट भेज दिया है, जल्दी से आकर उस पर साइन कर दो। जिसके बाद मिस्टर जाओ इसे कॉल करते हैं, कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि मैं वापस आने के बाद बात करूंगा। ये कहती है मैं सिर्फ डिवोर्स मांग रही हूँ और ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे कहकर वो फोन कट कर देती है। जिसके बाद मिस्टर जाओ आते हैं निंग की मम्मा से मिलने के लिए। निंग की मम्मा कहती हैं कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन निंग यही छुपकर सारी बातें सुन रही होती है। मॉम कहती है उसने तुम्हारे लिए डिवोर्स पेपर छोड़ा है, तुम लोग का रिश्ता ये कैसी मोड़ पर आ गया है। जाओ कहता है कि मैंने उसे डिवोर्स देने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। मॉम कहती है वेन ने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और आज ऐसी नौबत आ गई है कि तुम उसे डिवोर्स दे रहे हो। आखिर उसने ऐसी क्या गलती कर दी कि उसे ये सब झेलना पड़ रहा है। तुम उससे कितना गंदा ट्रीट करते हो, क्या इसी दिन के लिए तुमने उससे शादी की थी? क्या तुमने मेरी बेटी को कभी प्यार किया भी है? मिस्टर जाओ को यहाँ पता चल जाता है कि निंग यहीं आसपास है और वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम अंदर ही हो, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं वापस आकर तुमसे इस टॉपिक पर बात करूंगा, तो अचानक से क्या हो गया, तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? तो ये कहती है कि मैं अब और वेट नहीं करना चाहती, जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन कर दीजिए, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। यहाँ ये सोच सोच कर रो रही होती है कि आखिर इतने साल से हम एक दूसरे के साथ थे, तुम्हें मुझसे प्यार क्यों नहीं हुआ? अब तो मेरे पास बच्चा भी आने वाला है जो कि तुम कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वेल तभी यहाँ पर सीनियर आता है और पूछते हैं कि तुम फिश को कैसे कुक करती हो। ये देखकर मिस्टर जाओ का दिल टूट जाता है और कहते हैं क्या तुम इससे प्यार करती हो? तो वो उसके पास जाकर कहती है हाँ, ये एक ऐसा इंसान है जिसने मेरा बहुत लंबे वक्त तक इंतजार करा है और मुझसे शादी भी करना चाहता है और हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं, सिर्फ प्यार है। यहाँ मिस्टर जाओ इसे समझाने की कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे बीच में एग्रीमेंट था तो प्यार नहीं था। वो इसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन सीनियर कहते हैं कि इसने आपको पहले ही बोल दिया है कि इसे डिवोर्स चाहिए, इसकी बातों की रिस्पेक्ट करते हुए आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। वो डिवोर्स पेपर पे साइन करता है और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद निंग अपनी मम्मा को गले लगकर रोती है और कहती है कि डिवोर्स के लिए तो मैं रेडी थी ना, लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मॉम से समझाती हैं कि ये टेम्पररी फीलिंग है, जी भर के अभी रो लो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। तभी दूसरी तरफ हम सूजी को देखते हैं, कहती है कि ये रिंग आपके ऑफिस में रखा हुआ था, मुझे लगा आपके लिए जरूरी है। मिस्टर जाओ रिंग उतारते हुए कहते हैं कि अब इस रिंग का कोई मतलब नहीं रह गया और रिंग फेंक कर यहाँ से चले जाते हैं। सूजी को बड़ा खुशी होती है। कहानी कुछ महीने आगे शिफ्ट होती है और हम निंग को देखते हैं जो कि जनरल मैनेजर बन जाती है। यहाँ बॉस आकर उसे एक गुड न्यूज देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आज दोपहर साइन हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मिस्टर जाओ यहाँ आते हैं। यहाँ वेंगनिंग मिस्टर जाओ को देखकर नर्वस हो जाती है। सीनियर कहते हैं कि चलो कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो जाएगा, पहले चलकर सब लोग लंच करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ कलीग्स लोग निंग से तारीफ कर रहे होते हैं कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी की तरह। यहाँ ये लोग इसके प्लेट में कुछ सर्व करते हैं, इस स्मेल की वजह से इसे वॉमिटिंग फील होने लग जाती है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसे क्या हो गया। मिस्टर जाओ इसके पीछे आते हैं। मिस्टर जाओ पूछते हैं कि मुझे जानना है कि ये क्या हो रहा है, तो ये कहती है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। लेकिन मिस्टर जाओ नहीं मानते, तो ये कहती है हाँ वो मैं प्रेग्नेंट। मिस्टर जाओ कहते हैं कि हमारे डिवोर्स हुए कुछ ही महीने हुए हैं, तुम ऐसे प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। यहाँ मिस्टर जाओ को हर्ट होता है लेकिन वो ये जताना नहीं चाहते, इसीलिए कांग्रेचुलेशन कहकर यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि जब ये प्रेग्नेंट है तो इसने डिवोर्स क्यों ले लिया। यहाँ इसके बारे में लोग घटिया बातें भी करते हैं कि जरूर कुछ ऐसा होगा कि उसके पेट में किसी और का बच्चा होगा और इसीलिए उनका डिवोर्स हुआ। दूसरी तरफ मिस्टर जाओ को भी थोड़ा थोड़ा शक होता है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों को लिखवा देते हैं। दूसरी तरफ हम निंग को देखते हैं जो कि चेकअप के लिए जाती है और उसे पता चलता है कि उसके पेट में ट्विंस हैं और जो कि बहुत हेल्दी हैं। डॉक्टर उसे बहुत ही ज्यादा रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और अपना ख्याल रखने के लिए भी बोलते हैं। वो डॉक्टर से एक रिक्वेस्ट करती है कि मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन इधर उधर नहीं होना चाहिए मेरे और मेरे बच्चे के बारे में, तो डॉक्टर प्रॉमिस करते हैं कि मैडम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जाओ का असिस्टेंट आकर कहता है कि आप मेरी बातों पर बिलीव नहीं करोगे, वो ट्विंस हैं और प्रेगनेंसी के मंथ्स हो चुके हैं। ये सब सुनकर मिस्टर जाओ हैरान हो जाते हैं। तभी ये दोस्त बताता है
कि मैंने ये भी पता किया कि वो जज की बेटी है। मिस्टर जाओ कहते हैं मैंने मना किया था कि फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट मत करना, तो वो कहता है बस हो गया, जानबूझ के थोड़ी ना किया। आज उसके फादर को जेल होने वाली है। ये सुनकर मिस्टर जाओ हैरान हो जाते हैं। कैलेंडर देखते हुए वो यहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ हम डैड को देखते हैं, पुलिस वाले उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। तभी निंग दौड़ते हुए आती है। डैड यहाँ कहते हैं मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। अगर उस दिन मैं तुम्हारी शादी जाओ के साथ नहीं करता तो आज ये सब नहीं होता। और तभी यहाँ पर मिस्टर जाओ आ जाते हैं। कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, निंग निंग मुझसे गुस्सा है, मैं निंग निंग का पूरा ख्याल रखूंगा और हमारे बच्चे का भी। ये सुनकर डैड खुश होते हैं और कहते हैं क्या मैं नाना बन गया? तो ये बताती है हाँ डैड ये सच है और वो ट्विंस हैं। तो डैड और भी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले डैड को यहाँ से ले जाते हैं और ये देखकर निंग का दिल टूट जाता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। वो मिस्टर जाओ को अपने आप से दूर करती है कि बच्चे के नाम पर यहाँ आकर हक जता रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। मिस्टर जाओ कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं देना चाहता था। तो ये कहती है अच्छा, लेकिन हम लोगों का तो प्लान था ना कि 4 साल बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा, तो कैसे तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते थे? प्लीज मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट करो। थैंक यू, आज तुमने मेरे फादर को थोड़ी सी खुशी दी, लेकिन इसके बाद मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहती। और हाँ, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो प्लीज मुझसे दूर रहो। नेक्स्ट सीन में ये घर आती है और सीनियर पूछता है कि डैड कैसे हैं? तो ये बोलती है जो होना था हो गया, उन्हें जेल हो गई है। ये से थैंक यू बोलती है कोच आने के लिए। सीनियर कहता है कि अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी में वीकेंड है, हमारे स्कूल का 60th एनिवर्सरी है और मैं वहाँ पर लेक्चर देने वाला हूँ। जिसके बाद अगले हफ्ते ये आती है उसका लेक्चर अटेंड करने के लिए। तभी मिस्टर जाओ भी यहाँ आ जाते हैं। मिस्टर जाओ यहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं और तभी ये लोग पुरानी बातें करने लग जाते हैं कि ये तो वही लड़की है ना जो ग्रेजुएशन टाइम पे मिस्टर जाओ को रोज का बुके लेकर आई थी। और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ग्रेजुएशन वाले दिन वेंडिंग आती है मिस्टर जाओ के पास रोज लेकर। वो मनी मन में 10 साल से मिस्टर जाओ से प्यार करती आई है, इसीलिए वो आज कन्फेस करने की कोशिश करती है, लेकिन हैप्पी ग्रेजुएशन कहती है। मिस्टर जाओ कहते हैं तुम्हें लग रहा है कि मेरे लिए हैप्पी ग्रेजुएशन है? और तभी वो फोन पर कुछ नोटिस करती है। इसकी फैमिली पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी होती है और इसीलिए ये इसकी हेल्प करने का सोचती है क्योंकि इसके फादर जज होते हैं। जिसके बाद ही इनकी शादी होती है। तभी नेक्स्ट सीन में निंग को यूनिवर्सिटी के पास एक ऑरेंज कैट मिलती है। वो कहती है तुम्हें याद है मैं तुम्हें हमेशा मछली खिलाती थी, हमेशा खिलाती रहूंगी, तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के पास कभी भूखा नहीं रहना होगा। तभी मिस्टर जाओ फ्लैशबैक में याद करते हैं कि एक दफा वो मछली खिला रही होती है इसी बिल्ली को। प्रेजेंट में निंग नोटिस करती है कि ये बिल्ली इंजर्ड है। वो इसे गोद में उठाकर डॉक्टर के यहाँ ले जाने लगती है। तभी मिस्टर जाओ कहते हैं कि इस कैट को बहुत किस्म के वायरस हो सकते हैं, प्लीज तुम इस बिल्ली से दूर रहो। ये कहती है वायरस बिल्ली में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। यहाँ ये लोग बिल्ली को छीनते हैं जिस वजह से निंग के हाथों पर स्क्रैच लग जाता है। निंग कहती है तुमने उसे डरा दिया इसीलिए उसने स्क्रैच मारा। जिसके बाद मिस्टर जाओ इसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर कहती है अपना ख्याल रखो, प्रेगनेंसी का टाइम है, नहीं तो वैक्सीनेटेड होना पड़ता तुम्हें। यहाँ डॉक्टर इसके हस्बैंड को कहती है कि आप इसके हस्बैंड हो ना, कैसे हस्बैंड हो, कैसा ख्याल रखते हो आप? प्रेगनेंसी में ये सब करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ ये डॉक्टर को कैट के बारे में बताती है और डॉक्टर कहती है कैट को लाने के लिए। तभी मिस्टर जाओ कहते हैं डोंट वरी, मैंने उसे मंगा दिया है। और यहाँ उनका फ्रेंड कैट को लेकर आता है, कहता है बड़ी मुश्किल से मैंने इसे पकड़ा है। नेक्स्ट सीन में निंग इससे कहती है कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, जो भी मेडिकल का खर्चा आएगा मैं दे दूंगी। तभी यहाँ सीनियर का कॉल आता है और वो कहता है मैं स्कूल क्लिनिक पर हूँ। ये कहती है आप मेरा वेट करो मैं आती हूँ। ये बिल्ली को बाय बाय कहकर यहाँ से जाती है। जिसके बाद ये दोस्त मिस्टर जाओ से कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम उसके प्यार में पड़ गए हो। तभी दोस्त बताता है कि मेरे पास एक न्यूज है, तुम्हारी मॉम फू फैमिली के साथ तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रही हैं। दोस्त ये भी कहता है कि वो लड़की वेंडिंग से कई गुना ज्यादा अच्छी है। यहाँ दोस्त कहता है वेल ये बिल्ली तुम्हारी जिम्मेदारी है। मिस्टर जाओ कहते हैं मुझे एलर्जी है, तुम इसका ख्याल रखो, मैं तुम्हें बिग मील पर ले चलूंगा। जिसके बाद ये इन लोगों को बिग मील पर लेकर आता है। दोस्त कहते हैं तुम इसी बिग मील के बारे में बात कर रहे थे। और तभी हम यहाँ वेंडिंग को भी देखते हैं। निंग की दोस्त गुस्सा करती है कि मुझे अगर पता होता कि इसका एक्स हस्बैंड यहाँ आने वाला है तो मैं यहाँ नहीं आती। वेल छोड़ो, मील एंजॉय करते हैं। यहाँ दोस्त कहता है तुमने सुना, निंग की दोस्त उसके एक्स हस्बैंड को गालियाँ दे रही है। यहाँ दोस्त आपस में चीयर्स करती हैं कि अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारे घटिया एक्स से पीछा छूट गया। यहाँ निंग परेशान हो जाती है और अपने सीनियर से कहती है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ है, चलिए हम लोग कहीं और चलते हैं खाने के लिए। यहाँ हीरो फ्लैशबैक में याद करता है स्कूल टाइम में एक लड़का निंग को आकर प्रपोज करता है। वो कहता है प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। लेकिन निंग कहती है मुझे माफ करना, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और तभी यहाँ पर सीनियर आता है, कहता है प्लीज इसे परेशान करना बंद करो। ये लड़का पूछता है कि ये कौन है, तो ये कहती है मैं इसी को लाइक करती हूँ। ये सब देख रहे होते हैं हमारे हीरो और उन्हें काफी
ज्यादा हर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जाओ का दोस्त कहता है कि वो तो अपने हस्बैंड को गालियाँ दे रही थी, तो फिर तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है, तुम्हें वेंगनिंग की इतनी चिंता क्यों होती है। वेल तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेंगनिंग की दोस्त कहती है कि अच्छा हुआ हम इधर आ गए, तुम्हारे एक्स हस्बैंड का शक्ल देखकर मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था। तभी यहाँ पर इसे खाना सिरक जाता है और कहती है कि मेरा पेट आजकल खराब है। दोस्त कहती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो, कहीं ये बच्चा सीनियर का तो नहीं है। तो ये लोग और भी ज्यादा एम्बैरस फील करते हैं, लेकिन सीनियर कहता है कि ये चीज रियलिटी में बदल सकती है, हम अपने फेक रिलेशनशिप को रियल रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। निंग हैरान होकर कहती है आप ये क्या कह रहे हैं, और तभी सीनियर कहता है कि इतना हैरान मत हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी निंग को मैसेज आता है कि कल सुबह 9 बजे इसे लॉन्गटिंग ग्रुप जाना है अपना प्रोजेक्ट लेकर, जिसके बाद अगले दिन ये आती है लॉन्गटिंग ग्रुप में अपना प्रोजेक्ट लेकर। मिस्टर जाओ से कहती है कि आप मेरा प्रोजेक्ट देख लीजिए, अगर सब कुछ ठीक है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। यहाँ मिस्टर जाओ इसके प्रोजेक्ट में बहुत सारी कमियां निकालते हैं। निंग कहती है ये मेरा काम नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, मेरा जो काम है मैंने वो अच्छे से किया है, अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए तो R&D डिपार्टमेंट में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर जाओ यहाँ गुस्से में खड़े हो जाते हैं और फोर्सफुली इसके साथ रोमांस करने लग जाते हैं। ये बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करती। तो मिस्टर जाओ कहते हैं तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्या, पहले तो तुम बहुत एंजॉय करती थी। जिसके बाद ये मिस्टर जाओ को थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरे परमिशन के बिना मुझे टच कैसे किया। तो ये कहता है परमिशन, अब मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, बढ़िया है तो मुझे और थप्पड़ मारो। जिसके बाद यहाँ पर फुशी आ जाती है, कहती है क्या मैंने डिस्टर्ब किया, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ। ये कहता है नहीं अब निकल जाओ यहाँ से। निंग कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे ऑफिस का प्रिंटर चाहिए। जिसके बाद वो भी यहाँ से चली जाती है और तभी मिस्टर जाओ का दोस्त यहाँ आता है। क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर जाओ कहते हैं कि मेरे मामले से दूर रहो। तो ये यहाँ बताता है मैंने अभी फिलहाल में इस लड़की के बारे में कुछ और भी पता किया है। सभी लोग क्यूरियस है ये जानने के लिए कि इसके बच्चे का बाप कौन है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये भी पता चला है कि ये बहुत ही क्लियर लड़की है, यानी कि इसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, इसके पीछे बहुत ही अच्छे अच्छे लड़के पड़े हुए हैं। मिस्टर जाओ कहते हैं तुम्हें क्या लगता है उसके पीछे अच्छे लड़के पड़े हुए हैं तो क्या वो उन्हें परस्यू कर लेगी। तो दोस्त कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें जरूर उसे परस्यू करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। इतनी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट एंड क्लियर माइंडेड लड़की ही तुम डिजर्व करते हो। वेल दूसरी तरफ निंग कहती है प्रिंटर कहाँ है, लेकिन सूजी कहती है कि मैंने तुम्हारी जैसी बेशर्म औरत आज तक नहीं देखा कि डिवोर्स होने के बाद भी हस्बैंड के आसपास मंडराए। तुम्हें उसके अटेंशन के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है एंड मुझसे शादी करने वाला है, और तो और उसके स्टेटस के साथ मैच करने वाली सिर्फ मैं ही एक लड़की हूँ। तुम्हारे में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। निंग कहती है अगर वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर सूजी को इसके ऊपर गुस्सा आता है और वो इसके ऊपर हाथ उठाती है, लेकिन निंग हाथ पकड़कर कहती है कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे तुम लड़ रही हो, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो अपने करियर पे ध्यान दो। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर जाओ आते हैं, कहते हैं निंग कहाँ है। तो ये कहती है उसे कुछ जरूरी काम था इसलिए वो चली गई। मिस्टर जाओ भी पीछे जाते हैं। निंग सवाल करती है कि तुम लोग का तो डिवोर्स हो गया है ना, तो फिर तुम पीछे क्यों जा रहे हो। मिस्टर जाओ कहते हैं मेरे मैटर से दूर रहो। दूसरी तरफ हम देखते हैं निंग का सीनियर आता है उसे पिक करने के लिए, और वो इसका काफी ज्यादा केयर कर रहा होता है। मिस्टर जाओ ये सब होते हुए देखते हैं। मिस्टर जाओ को देखकर सीनियर रोमांटिक बिहेव करता है और कहता है ऐसा करो तब वो तुमसे दूर रहेगा, लेकिन मिस्टर जाओ को तो गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि तुम लोग पब्लिक एरिया में ये क्या कर रहे हो। सीनियर कहता है हम कपल हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप हमारे मामले से दूर रहे। ये सुनकर तो मिस्टर जाओ की जल जाती है। मिस्टर जाओ कहते हैं कि इसे अभी मेरे साथ ओवर टाइम करना है तो ये यहीं रहेगी, तुम जाओ यहाँ से। सीनियर कहता है कि इसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, जो कि आपकी पर्सनालिटी पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। बातों बातों में यहाँ पर बात आ जाती है, क्या तुम इसका हमेशा ख्याल रखोगे, अगर वो बच्चा पैदा होने के बाद मुझे डैड बोलेगा। सीनियर कहता है निंग जैसा चाहेगी बिल्कुल वैसा होगा, मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला, जो कि बिल्कुल जेंटलमैन वाली बात होती है। निंग कहती है चलिए हम लोगों को पहले कुछ खाना पीना चाहिए। सीनियर कहते हैं हाँ बिल्कुल। ये देखकर मिस्टर जाओ को कंट्रोल नहीं होता और वो इसे खींचता हुआ अंदर ले जाते हैं। यहाँ लाकर कहते हैं कि हमारे डिवोर्स को 1 महीने भी नहीं हुए हैं और तुम इतना ज्यादा डेस्परेट हो नए पार्टनर के साथ रहने के लिए। सच सच बताओ तुम्हारे पेट में ये मेरा बच्चा है ना। निंग से फेक ही सवाल करती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। मिस्टर जाओ कहते हैं कि अगर ये मेरा बच्चा होगा तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे पास कोई भी पराया मर्द नहीं रह सकता, तुम सिर्फ मेरी रहोगी। लेकिन निंग फिर से सवाल करती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मिस्टर जाओ इस चीज का जवाब नहीं देते और वो कहते हैं क्या ये बच्चा मेरा है। निंग फ्रस्ट्रेट हो जाती है, कहती है ये बच्चा मैं गिरा दूंगी, मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा रिच हो, पावरफुल हो, मैं तुमसे नहीं जीत सकती, लेकिन अगर तुम मुझसे ये छीनने की कोशिश की है तो आई प्रॉमिस कि ये इस दुनिया में नहीं आ पाएगा। मेरे ऊपर तुम इतना ज्यादा सिंपैथी दिखा रहे हो सिर्फ इस बच्चे की वजह से,
4 साल तक मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हें मेरे लिए कभी कुछ फील ही नहीं हुआ। ये सब कहकर यहाँ से चली जाती है। इनकी ये बातें सूजी सुन रही होती है और कहती है कि अच्छा, उसकी प्रेगनेंसी की वजह से मिस्टर जाओ उसे जाने नहीं दे रहे। जिसके बाद ये लू शॉ को कॉल करके डील करने के लिए कहती है। रात के वक्त निंग अपने बच्चे से कह रही होती है, बेटा माफ करना, मैं तुम्हें नहीं गिराना चाहती। उस टाइम मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, मैं उस वक्त में वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए मैंने गुस्से में ये सब बोला। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगी और तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगी। पापा के बिना भी हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। और बच्चा किक करता है तो ये कहती है, मुझे पता था कि तुम मेरे साथ दोगे। वेल, दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जाओ का दोस्त बार बार पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। अगर तुम्हें कोई लड़की चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। लेकिन तुम इतना सैड होकर ड्रिंक क्यों कर रहे हो? क्या ये सब कुछ तुम अपनी एक्स वाइफ की वजह से कर रहे हो? यहाँ मिस्टर जाओ इससे कुछ भी शेयर नहीं कर रहे होते हैं और सिर्फ अपनी एक्स वाइफ के बारे में सोच कर ड्रिंक किए जा रहे होते हैं और इतना ड्रिंक कर लेते हैं कि वो यहाँ बेहोश हो जाते हैं। मिस्टर जाओ का दोस्त फूजी को यहाँ बुलाता है और कहता है इनका ख्याल रखने के लिए। फूजी कहती है तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जिसके बाद वो मिस्टर जाओ को कमरे में लेकर जाती है। कहती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप भी मुझसे प्यार करते हो ना। वो इंटीमेट होने की पूरी कोशिश करती है। मिस्टर जाओ जब इसकी तरफ देखते हैं तो कोई नहीं बल्कि निंग नजर आती है। लेकिन अपने आप को किसी तरह से होश में लाते हुए वो फूजी का असली चेहरा देखते हैं और उसे धक्का देकर यहाँ से निकालते हैं। जिसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके कहते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो। तो दोस्त डिसअपॉइंट हो जाता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? फूजी जैसी खूबसूरत लड़की भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। क्या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक्स वाइफ है? अगर है तो मुझे सच्चाई बताओ। वो यहाँ अपने दोस्त को समझाता है कि देखो अभी भी उसने शादी नहीं की है, बहुत सारे लोग उसके पीछे पागल हैं उससे शादी करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम लेट हो जाओ और बाद में पछताते फिरो। जाकर उससे तुम्हें अपनी फीलिंग कन्फेस करनी चाहिए, क्योंकि तुम तो नहीं समझ रहे लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ उस लड़की से ही प्यार है। और तभी यहाँ पर ऑरेंज कैट आ जाती है। दूसरी तरफ निंग नोटिस करती है कि अचानक से मौसम बहुत ही खराब हो रहा है और वो देखती है कि यहाँ मिस्टर जोंग से कॉल कर रहे हैं। वो कॉल रिसीव करके बहुत बार हेलो कहती है लेकिन कोई आवाज नहीं आती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जाओ का कार एक्सीडेंट हो चुका होता है। वेल दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज कॉमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आवाज और वीडियो कैसी लगती है और फेवर में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेल, नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं निंग जब सोकर उठती है तो यहाँ उसे ऑरेंज कैट मिलता है। मॉम कहती है कि जब मैं सुबह सोकर उठी तो ये मेन गेट पर मिली। जिसके बाद निंग कॉल करती है मिस्टर जाओ को और कॉल उठाती है नर्स। कहती है क्या आप इनकी वाइफ बात कर रही हैं? प्लीज हॉस्पिटल में आ जाइए, बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर निंग हैरान हो जाती है और वो फटाफट से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती है। लेकिन मिस्टर जाओ की मॉम कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें यहाँ से चली जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ हो रहा है। पता नहीं हम लोगों की किस्मत कितनी ज्यादा खराब थी कि हम लोगों ने तुम्हारे डैड से हेल्प लेने आई और हम लोगों के साथ ये सब हो गया। फेवर के चक्कर में तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हो गई। यहाँ वो इनविटेशन कार्ड देती हैं कि मेरे बेटे की शादी है, अच्छा होगा कि तुम भी आओ। अपनी आंखों से देखो कि हम स्टैंडर्ड वाले कैसी स्टैंडर्ड वाली बहू से शादी करते हैं। लेकिन वो इनविटेशन कार्ड फाड़ दी है और कहती है कि आपका बेटा भी मेरे लायक नहीं है और ऐसा कहकर यहाँ से चली जाती है। इसे जाता हुआ मिस्टर जाओ का दोस्त देख लेता है। वो आवाज देता है लेकिन वो इसे मुड़कर जवाब नहीं देती और दोस्त कहता है भाभी तो बड़ा सरकास्टिक है। दूसरी तरफ मिस्टर जाओ को होश आता है। होश में आते ही वो निंग के बारे में पूछते हैं तो मॉम गुस्सा करने लग जाती हैं कि तुम उसके पीछे अभी तक पड़े हुए हो। तुम लोगों का डिवोर्स हो गया है, बला टल चुकी है और मुझे फूजी ने सब कुछ बताया है। कल रात तुमने उसके साथ क्या करा है? अंकल फू कॉल करके मुझसे सवाल कर रहे थे। वो दिन रात रो रही है। क्या तुमने उसे बुली करा है? वो तुम्हारे लिए सुबह सुबह सूप लेकर आती थी, तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, लेकिन तुम अभी भी उसी बिच लड़की की तरफ भाग रहे हो। उसने तुम पर कोई काला जादू कर दिया है क्या? इस हॉस्पिटल में वो तुमसे मिलने तक नहीं आई। और तभी दोस्त यहाँ आता है, कहता है भाभी तो अभी अभी निकली है यहाँ से, क्या तुमने भाभी से बात की? मिस्टर जाओ हैरान हो जाते हैं कि उसकी मॉम कितना झूठ बोलती हैं। दोस्त कहता है ऐसा तो लग रहा है मैं गलत टाइम पे आ गया और वो कहकर बाहर जाता है। मॉम कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फू फैमिली एंड मैं दोनों लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अगले महीने तुम्हारी शादी है और सूजी के साथ ही तुम्हारी शादी होगी। ये कहता है कि मैं इस शादी के लिए मना करता हूँ। मॉम कहती हैं कि मैं निंग से तुम्हारी शादी मना करती हूँ, उस घटिया लड़की से तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती, उसका डैड भी जेल में है। इतना कैरेक्टरलेस फैमिली। मिस्टर जाओ कहते हैं क्या आप भूल गई, उसके डैड मेरी वजह से जेल में है, आपकी करतूत की वजह से जेल में है और आप लोग हैं कि उसे ही बुरा भला बोल रही हैं। मॉम कहती है माना कि हम लोगों ने एक बार गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस लड़की से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लो। जिस तरीके से मिस्टर जाओ निंग के लिए फाइट कर रहे होते हैं, ये सब देखकर उनका दोस्त बड़ा हंस रहा होता है। मिस्टर जाओ कहते हैं कि मुझे उससे शादी करने
के लिए आपकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जब वो जाने लगता है तो मॉम कहती है कि अगर तुमने दरवाजा क्रॉस किया तो हम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो ये रिश्ता खत्म करके यहाँ से चला जाता है और मॉम यहाँ चिल्लाती रह जाती है। बाहर आकर दोस्त कहता है कि तुम्हारा बिहेवियर देखकर तो मैं पागल ही हो गया, अगर मैं लड़की होता तो तुम जैसे मर्द से शादी कर लेता। मिस्टर जाओ कहते हैं कि नॉनसेंस बातें करना बंद करो, बताओ वेंग निंग कहाँ है। तो ये बताता है मैं उसे अपनी दोस्त से बात करते सुना था, वो लोग किसी बार में जाने वाले हैं। जिसके बाद हम बार का सीन देखते हैं। यहाँ निंग अपनी दोस्त के साथ डांस वांस कर रही होती है और ड्रिंक कर रही होती है, मतलब हेल्दी वाला ड्रिंक। यहाँ वेन बहुत ही ज्यादा डांस करती है क्योंकि आज वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे चक्कर आने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ एक लड़का आकर इसे कहता है कि मैडम आप ठीक तो हो ना। ये कहती है बस लो ब्लड शुगर है, तो ये चॉकलेट ऑफर करता है। तभी दूसरी तरफ हम मिस्टर जाओ को उनके दोस्त के साथ देखते हैं। दोस्त कहता है कि भाभी तो बहुत ही अमेजिंग है, ये क्लब बहुत ही ज्यादा फेमस है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे मेल मॉडल्स आते हैं और रिच वुमेन आती हैं। लगता है भाभी अब आपसे शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो मेल मॉडल के तलाश में है। मिस्टर जाओ कहते हैं चुप रहो, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तभी दोस्त कहता है कि अरे अरे छोड़ो, लेकिन वो देखो भाभी वहाँ डांस कर रही हैं, उनके साथ तो कोई लड़का भी है। यहाँ ये इसे पैसे देकर जाने लगती है, लेकिन ये इसे जाने नहीं देता। निंग याद करती है कि ये तो कॉलेज टाइम वाला वही लड़का है जिसने मुझे प्रपोज किया था। और तभी मिस्टर जाओ आते हैं और हाथ छुड़ाकर दूर रहने के लिए कहते हैं। ये लड़का उसे फॉलो करता है, लेकिन तभी बीच में दोस्त आता है और कहता है मेरे भाभी भैया से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दी जाएगी। दूसरी तरफ मिस्टर जाओ कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ गई हो, तुम ऐसी जगह पर आकर मेल मॉडल के साथ घूम रही हो। ये कहती है क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम फीमेल मॉडल के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते क्या? मैंने कमाया है एंड मैं यहाँ स्पेंड कर रही हूँ, और तुम्हारी तो एंगेजमेंट होने वाली है, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मिस्टर जाओ कहते हैं ये सब मेरी मॉम ने कहा है ना, तुम मेरी मॉम की किसी भी बातों पर बिलीव कर लेती हो। तो ये कहती है तो फिर मैं किसकी बातों पर बिलीव करूं? मिस्टर जाओ कहते हैं तुम मेरी बातों पर बिलीव करो, मैंने एडमिट कर लिया है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं शुरू से तुमसे प्यार करते आया हूँ। ये कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो? जब ये यहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर जाओ इसे जबरदस्ती पकड़ कर किस करने लग जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझसे दोबारा शादी कर लो। यहाँ वो उसके मेन पॉइंट पर मारती है और कहती है तुम्हें अपना दिमाग ठिकाने पर लाने की जरूरत है। तुम्हारी मॉम ने एक बात बिल्कुल सही कही थी कि शादी हमें अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से करना चाहिए, और मुझे अब कोई पसंद है, मैं किसी को पसंद करती हूँ। मैंने तुमसे शादी किया, मैंने ये फैसला लिया तुम्हारे साथ रहने का, इसी वजह से मेरे पेरेंट्स आज इतना सफर कर रहे हैं। यहाँ मिस्टर जाओ को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं देखो मुझे नहीं पता कि मॉम ने तुम्हें ऐसा क्या बोल दिया है, लेकिन मैं उनकी तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ। निंग कहती है तुम्हारी मॉम की कोई गलती नहीं है, तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो, तुमसे 10 साल तक मैंने प्यार किया था, लेकिन अब सही टाइम नहीं है, मूव ऑन करने का समय आ गया है। जब ये यहाँ से बाहर निकलती है तो दोस्त का मैसेज आता है कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, मैं तुम्हें फॉलो करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उन लोगों ने मुझे रोक लिया। ये कहती है चिंता मत करो म्याऊ म्याऊ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अपने मॉम को देखकर कहती है कि मॉम आप यहाँ किससे बात कर रही हैं? मॉम कहती है ऑरेंज कैट घर से भाग गई थी, इस लड़के ने पकड़ कर दिया है। ये कहती है तुम तो वही मेल मॉडल हो ना? ये कहता है हाँ मैं यहीं पास में रहता हूँ, आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपसे पहले भी मिला है। ये कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, थैंक यू हमारी बिल्ली को ढूंढने के लिए, हम यहाँ से चलते हैं, हमें और भी काम है। मॉम कहती है तुमने उसे अच्छे से थैंक यू तक नहीं बोला, लेकिन ये कहती है मॉम चलो ना यहाँ से। जिसके बाद ये निंग की फोटो देखता है, वो भी स्कूल टाइम की। दूसरी तरफ मिस्टर जाओ का दोस्त कहता है म्याऊ म्याऊ ने तो मेरा मुंह ही तोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ उसे सबक सिखाने। मिस्टर जाओ कहते हैं उसे किक बॉक्सिंग आती है। ये सुनकर ये कहता है छोड़ो मैं औरतों से लड़ाई नहीं करता। वेल देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि सिस्टर इन लॉ तुम्हें रिजेक्ट कर देंगी, वो मूव ऑन कर चुकी है, उनके मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। यहाँ मिस्टर जाओ कहते हैं क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं लोगों की केयर नहीं करता? तो दोस्त बताता है देखो अगर मैं सच बताऊं तो तुम काम करने में, बिजनेस में काफी अच्छे हो, तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन जब बात आती है फीलिंग की तो तुम किसी भी चीज को, किसी भी फीलिंग को फील नहीं कर पाते, और यही प्रॉब्लम होती है लड़कों की। वेल दूसरी तरफ हम निंग को देखते हैं जो कि मिस्टर जाओ की प्रपोजल वाली बात को सोच रही होती है। यहाँ निंग को कंपनी से मैसेज आता है कि उसे एक बिजनेस डील करना होगा सिंगापुर जाकर, और ये जिसके साथ बिजनेस डील करने वाली है उसके रिज्यूमे के फोटो पर ब्लर इमेज है, यानी कि पता नहीं ये किसके साथ जाने वाली है। ये अपने आप को समझाती है कि मुझे मिस्टर जाओ के बारे में सोचना बंद करना होगा और अपने करियर पे ध्यान देकर पैसे कमाना होगा, क्योंकि मेरा बेबी इस दुनिया में आने वाला है। तभी अगले दिन ये आती है मिस्टर मू चेंग से मिलने के लिए, यानी कि उनका वेलकम करने के लिए। लेकिन तभी हम यहाँ देखते हैं फूशी को जो कि लॉन्गटिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है। ये दोनों लोगों के बीच में यहाँ कंपटीशन होने वाला है कि कौन मिस्टर मू चेंग को इम्प्रेस करता है। यहाँ फूशी आती है, कहती है तुम्हारी जैसी लड़की मिस्टर मू चेंग को इम्प्रेस नहीं कर सकती। लेकिन निंग कहती है तुम अपने आप को देखो, तुमने अपने कंपनी का नाक डुबा के रखा है और बड़ा आई मुझे सिखाने। तभी एंट्री होती है यहाँ मू चेंग की जो की मास्क लगा कर आए हुए होते हैं, और मिस्टर जाओ जो की ये सब होता हुआ देख रहे होते हैं।
फूशिंग पैर लगाकर निंग को गिरा देती है, लेकिन मिस्टर मूचेन उसे कैच कर लेते हैं और ये भी मिस्टर जाओ देख लेते हैं। उन्हें बहुत जेलसी फील होती है। यहाँ मूचेंग जब अपने चेहरे से मास्क हटाता है, निंग कहती है ये तो तुम हो, यानी कि वो मेल मॉडल वही मिस्टर मूचेंग है जिसके साथ इसे बिजनेस डील करना है। कहती है मुझे माफ करना, उस दिन मैंने तुम्हें मेल मॉडल समझने की गुस्ताखी करी। यहाँ फूजी आती है, अपने बिजनेस के बारे में बताती है, कोलैब करने के लिए ऑफर भी देती है। मूचेंग कहते हैं क्या और कुछ ऑफर कर सकती हो? तो ये कहती है कार बाहर है, हम वहाँ जाकर सब कुछ ऑफर कर सकते हैं। मूचेंग कहते हैं बस यही तो तुम्हारा चेहरा देखना था, तुम्हारे जैसे कैरेक्टरलेस लड़कियों से मैं दूर रहता हूँ। सॉरी माफ करना, मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं कर सकता। और अगर तुम किसी को इम्प्रेस करना चाहती हो तो पीछे मिस्टर जाओ खड़े हैं, जाकर उन्हें इम्प्रेस करो। मिस्टर जाओ को देखकर कहती है मुझे माफ करना, हमारे बारे में गलत मत समझना, मैं यहाँ पर सिर्फ बिजनेस डील करने आई थी। मिस्टर जाओ कहता है मैंने देख लिया कि तुम बिजनेस डील कैसे करती हो। यहाँ मूचेंग निंग के पैरों में दवाइयाँ लगाने लग जाता है। ये देखकर मिस्टर जाओ उसे मारना शुरू कर देते हैं। वो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मेरे पैरों में चोट लगी थी इसीलिए वो दवा लगा रहे थे। यहाँ मूचेंग एंड मिस्टर जाओ के बीच में तो बहुत ही बुरी फाइट होने लग जाती है और तभी बेस्ट फ्रेंड आकर अपने दोस्त को कंट्रोल करता है और मूचेंग निंग को गोद उठाकर यहाँ से ले जाता है। ये देखकर मिस्टर जाओ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। दोस्त कहता है अभी वेट करो, सही टाइम पर हम अटैक करेंगे, वो आदमी एक नंबर का ग्रीन टी बिच है। तभी यहाँ पर फूसी कहती है कि निंग बहुत ही चालाक है, लड़कों को फंसाना उसे बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, तभी वो तुम्हें फंसाई, मूचेंग को फंसाई और अपने सीनियर को भी। एक नंबर की कैरेक्टरलेस है। मिस्टर जाओ कहते हैं तुम अपने आप को देखो, तुमसे कई गुना ज्यादा बेटर है वो। दूसरी तरफ मूचेंग इसे कार मिलाकर बैठाते हैं और बिजनेस डील करने के लिए राजी हो जाते हैं। कहते हैं लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे घर चल के आंटी के हाथ का खाना खाना पसंद करूंगा। ये सब होते हुए मिस्टर जाओ देख लेते हैं और मूचेंग मिडिल फिंगर दिखाकर निंग को यहाँ से ले जाता है। यहाँ निंग जब घर आती है तो घर पर हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ सीनियर ये दोनों लोग यहाँ होते हैं। ये मॉम से सवाल करती है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। मॉम कहती है मुझे कैसे पता होगा, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये तीनों लोग यहाँ साथ में बैठकर एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। मिस्टर जाओ का कहना होता है बिजनेस डील तो बाहर भी हो सकता है, घर आने की क्या जरूरत है। और सीनियर का कहना होता है किसी लड़की के घर इस तरह से नहीं आते। मूचेंग कहता है तुम दोनों भी तो स्ट्रेंजर्स हो। यहाँ मॉम कहती है क्या ये तीनों अब तुम्हारे लिए लड़ाई करने वाले हैं? ये कहती है नहीं मॉम, आपने कुछ ज्यादा ही ड्रामा देख लिया है इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। मॉम कहती है नहीं, मैं उन तीनों की बातें सुन सकती हूँ, वो तीनों लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, तुम उन तीनों में से किसे चूज करोगी? मुझे मूचेंग काफी अच्छा लगता है लेकिन वो तुमसे एज में शायद छोटा है। निंग कहती है मैं तीनों में से किसी को नहीं चूज करूंगी, मैं सिर्फ अपने बच्चे को चूज करूंगी। बच्चे की खुशी के लिए मुझे इंडिपेंडेंट होना होगा, किसी के ऊपर मैं डिपेंड नहीं हो सकती। यहाँ सभी लोग डिनर करते हैं। मूचेंग कहता है आंटी आप बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, क्या मैं अक्सर यहाँ आ सकता हूँ? और तभी जाओ और सीनियर दोनों लोग साथ में कहते हैं नहीं आ सकते। निंग कहती है तुम दोनों लोग इतना सिंक क्यों कर रहे हो? मिस्टर जाओ कहते हैं कि ये स्ट्रेंजर है, तुम अक्सर अकेले रहती हो, इसका आना ठीक नहीं होगा। मूचेंग कहता है भूलो मत तुम भी स्ट्रेंजर हो। वो कहता है मैं हस्बैंड हूँ। मूचेंग कहता है एक्स हस्बैंड। जाओ कहता है हम दोबारा शादी करने वाले हैं। लेकिन सीनियर कहते हैं ओ हेलो, तुम कौन से सपने देख रहे हो? तुम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती। मैं यहाँ आंटी के साथ साथ निंग का ख्याल रख रहा हूँ, वो मेरे साथ ही रहेगी। जिसके बाद ये इन लोगों को बाय कहती है, मूचेंग को ध्यान से जाने के लिए कहती है, सीनियर को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और कल मिलने को कहती है, लेकिन मिस्टर जाओ की तरफ नहीं देखती। यहाँ सीनियर कहता है मैं उसे बचपन से जानता हूँ, अगर उसने मूव ऑन कर लिया तो वो तुम्हारी तरफ पलटकर नहीं देखेगी, ट्राई करना बंद कर दो। मिस्टर जाओ कहते हैं तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए, और वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ निंग घर पर देखती है कि मिस्टर जाओ इसके लिए मेडिसिन रख कर गए हैं और अपना ख्याल रखने के लिए कह कर गए हैं। ये सोचती है क्या उसे सच में मुझसे प्यार हो गया है, क्या वो सच में मुझसे दोबारा शादी करना चाहता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ मूचिंग को देखते हैं जो कि निंग को बहुत ही लंबे वक्त से स्टॉक कर रहा होता है और वो उससे किसी चीज का रिवेंज लेने आया है। दूसरी तरफ मिस्टर जाओ जो कि अपने दोस्त से मूचिंग के बारे में काफी चीजें पता लगवाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें नहीं पता चल पाती। यहाँ दोस्त कहता है अच्छा होगा कि तुम मूचिंग के बारे में कम पता करो और अपनी बीवी को इम्प्रेस करने की ज्यादा कोशिश करो। मिस्टर जाओ सवाल करते हैं वो कैसे, तो ये बताता है फ्लावर्स देकर, कॉन्सर्ट के टिकट्स दिलाकर और एक परफेक्ट जेंटलमैन बनकर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं वेंडिंग के ऑफिस में ढेर सारे फ्लावर्स, कॉन्सर्ट के टिकट्स एंड बहुत सारी चीजें होते हैं। सभी लड़कियां कहती हैं कि अगर बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसा बिल्कुल परफेक्ट जेंटलमैन। कॉन्सर्ट के टिकट देखकर इसे फ्लैशबैक में याद करता है
कि अपने बर्थडे के टाइम अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे कॉन्सर्ट में जाना है, मेरे पास 2 टिकट है, लेकिन वो कहता है मैं बिजी हूँ, जो कि इसे काफी ज्यादा हर्ट करता है। और मिस्टर जाओ को तो इसका जन्मदिन भी याद नहीं रहता। ये सब याद करके इसे काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ मिस्टर जाओ का दोस्त कहता है, देखना भाभी फ्लावर्स देखकर इम्प्रेस हो जाएंगी और दौड़ते हुए आएंगी, तुम्हें गले लगा लेंगी। जब वो यहाँ आ रही होती है तो दोस्त कहता है, देखो मैंने सही कहा था, भाभी आ गई। लेकिन वो आते ही फ्लावर फेंकती है और कहती है, प्लीज अपना नाटक करना बंद करो। वो कॉन्सर्ट के टिकट भी फाड़ देती है। कहती है, तुम्हारे पास पैसे हैं तो क्या हुआ, तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते। ये सब होते हुए मू चैंग खड़ा होकर देख रहा होता है। यहाँ दोस्त कहता है, भाभी को इतना गुस्सा क्यों आया, कॉन्सर्ट के टिकट भी फाड़ दिए। मिस्टर जाओ कहते हैं, ये सब मेरी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, अब उसे कैसे इम्प्रेस करना है मैं हैंडल करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंग के कंपनी में एक सीनियर एम्प्लॉय निंग की इंसल्ट करता है कि तुम्हारे जैसी प्रेग्नेंट औरत जिसके हस्बैंड का पता नहीं है, कंपनी में आते ही इतने बड़े पोजीशन पर कैसे आ गई, जरूर तुमने कुछ गंदे काम किए होंगे। वो इसके मुंह पर पानी फेंकती है और तभी यहाँ पर सीनियर मैनेजर आ जाते हैं। ये आदमी कहता है, आपको ऐसी लड़की को यहाँ से निकाल देना चाहिए, हमारी कंपनी के लिए बहुत ही खराब है, ये हमारे रेपुटेशन को खराब कर रही है। लेकिन सीनियर मैनेजर उल्टा इसे मारते हैं और कहते हैं, मेरी कंपनी की सबसे हार्ड वर्किंग लड़की है ये, प्रेग्नेंट होने के बाद भी कितने बिजनेस ट्रिप पर गई और तो और कभी भी एब्सेंट नहीं होती, हर दिन ऑफिस में टाइम पर आती है एंड ओवर टाइम भी करती है, ना कि तुम लोगों की तरह आलसी। अगर किसी को फायर होना चाहिए तो वो तुम है। ऐसा कहकर वो इसे कंपनी से निकाल देता है। और तभी दूसरी तरफ हम मिस्टर जाओ को देखते हैं। ये सब मिस्टर जाओ के कहने पर हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जाओ सीनियर मैनेजर के पास आते हैं और कहते हैं, प्लीज आप हमारे लिए एक और फेवर करिए, मुझे मू चैंग के हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है और तो और एक बिजनेस ट्रिप पर भी आप उसे भेजेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में सीनियर मैनेजर आता है और मू चैंग को कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग में जाने के लिए। दूसरी तरफ सीनियर मैनेजर मिस्टर जाओ को बोलता है, कांग्रेट्स, वो मीटिंग के लिए मैं उसे भेज दिया हूँ। शाम के वक्त मू चैंग मैसेज करता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, तुम्हारे लिए आते वक्त कोई तोहफे लेकर आऊंगा। वेल ये बालकनी में जाकर स्मोक करने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर जाओ यहाँ आ जाते हैं और इसे मना करते हैं, ये कहकर कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये कहती है, ये सब छोड़ो, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ मिस्टर जाओ स्मोक करके इसे किस करने लग जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें स्मोक करना था ना, तो आओ लो करो स्मोक। वेल तभी अचानक से यहाँ का कोई गेट लॉक कर देता है और ये लोग रात भर छत पर लॉक हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। मिस्टर जाओ इसे अपना ब्लेजर उड़ाते हैं और ये लोग रात भर ऐसे ही रहते हैं। ये लोग यहाँ पर एक दूसरे से काफी बातचीत भी करते हैं। मिस्टर जाओ इसे मनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही करते करते ये दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह मिस्टर जाओ का दोस्त आकर दरवाजा तोड़वाता है। लेकिन निंग नोटिस करती है कि मिस्टर जाओ तो बेहोश हो चुके हैं और उन्हें काफी हाई फीवर है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो मिस्टर जाओ का ख्याल रखती है, मेडिसिन और सूप प्रोवाइड करती है। यहाँ मिस्टर जाओ का दोस्त आता है उनसे मिलने के लिए, तो मिस्टर जाओ उठकर दवाई खाते हैं, सूप पीते हैं। लेकिन जब निंग आती है तो वो सोने का नाटक करते हैं। निंग कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम अपने दोस्त का ख्याल रखो, मैं यहाँ से चलती हूँ। लेकिन दोस्त कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरी भी तबीयत खराब है, मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो यहाँ से भाग जाता है इन दोनों को अकेला छोड़कर। ये नोटिस करती है कि मिस्टर जाओ तो सोने का नाटक कर रहे हैं। कहती है कि तुम्हें और दवाइयाँ खिलानी होगी जल्दी ठीक करने के लिए, और वो पूरी दवाइयाँ खिलाने लग जाती है। मिस्टर जाओ कहते हैं, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। ये कहती है, पकड़े गए ना, तुम तो नाटक कर रहे थे। मिस्टर जाओ इसे हक करते हैं और कहते हैं, क्या करूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता, तुम मुझे बोलने का कोई मौका नहीं देती, मेरी बात नहीं सुनती। यहाँ वो इसे वीडियो दिखाते हैं कि देखो, बालकनी में किस करने वाली वीडियो भी किसी ने हमारी निकाल ली है। वो यहाँ इसे काफी समझाते हैं कि मैं मानता हूँ कि पहले मैंने तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज मुझे एक चांस दो, नहीं तो मरने के बाद मेरी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलेगा। वो इमोशनल हो जाती है और जिसके बाद ये दोनों लोग यहाँ एक दूसरे को किस करते हैं। ये कहती है, मैं जाती हूँ यहाँ से, बाद में सोच कर बताऊंगी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं रहना है। तो मिस्टर जाओ कहते हैं, ऐसा मत बोलो, मुझे पता है तुम मेरे साथ रहोगी, अगर तुमने मना किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तो ये इसे ऐसी घटिया बातें करने के लिए मना करती है। वेल ये ख्याल रखने के लिए कहकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं निंग किडनैप हो जाती है और ये बात मिस्टर जाओ को पता चल जाती है। वो फटाफट फॉलो करना शुरू करते हैं, मू चैंग के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। और आज पता चलती है बहुत ही सीरियस बात कि मू चैंग दरअसल मू चैंग है ही नहीं, वो मू चैंग का हमशक्ल भाई है। और मू चैंग की तो मौत हो चुकी है। उसने वेंग निंग को प्रपोज करा था, लेकिन रिजेक्ट होने की वजह से बिल्डिंग से कूदकर उसने सुसाइड कर लिया और उसी चीज का रिवेंज लेने के लिए उसका भाई आया है। दूसरी तरफ हम मू चैंग को देखते हैं जो कि निंग से कहता है कि तुमने मेरे भाई के साथ बहुत ही गलत किया है, वो तुमसे शादी करना चाहता था। ये रही तुम लोगों की फोटोज, तुमने उसको डेट करके तुमने उसके कितने पैसे खर्च कराए हैं, उसे लोन में तुमने डुबा दिया। निंग कहती है, ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है, इन फोटोज में मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भाई के साथ कभी रिलेशनशिप में थी ही नहीं। ये कहता है, मैं मान ही नहीं सकता, मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है,
मुझे पता है ये फोटोज फेक नहीं हैं। यहाँ ये इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए ये इस पर अटैक करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मू चेंग इसे दौड़ाता है। मिस्टर जाओ इन दोनों को इस कंडीशन में देख लेते हैं। जब वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो मू चेंग कहता है दूर रहो, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगा और इसके साथ साथ खुद भी मर जाऊंगा क्योंकि मैंने बॉम्ब पहना है। ये सब देखकर निंग कहती है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तो मरूंगी ही, तुम भी मर जाओगे। मिस्टर जाओ कहते हैं मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। जिसके बाद मिस्टर जाओ अटैक करते हैं मू चेंग के ऊपर। ये बहुत ही डेंजरस एक्ट होता है। बॉम्ब फटने पर दोनों की मौत हो सकती थी, लेकिन मिस्टर जाओ ने कैसे तैसे बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दिया। तभी यहाँ एंट्री होती है सीनियर की। वो पुलिस लेकर आता है। सीनियर मू चेंग को हर एक बात बताता है, वो भी प्रूफ के साथ, कि जो लड़की तुम्हारे भाई को डेट कर रही थी वो निंग की हमशक्ल थी। उसने तुम्हारे भाई का पैसा चूसा, जिसके बाद तुम्हारा भाई कर्जे में डूबकर मर गया। वो लड़की का यही धंधा है, वो आदमियों को ऐसे ही यूज करती है। उसकी वजह से बहुत सारे लड़कों ने अपनी जान ली है। ये सब पता चलने के बाद मू चेंग को बहुत ही रिग्रेट होता है। पुलिस आती है उसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी निंग उसे समझाती है कि तुम अभी बहुत ही यंग हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारा भाई हेवन में होगा, वो तुम्हें इस तरह से देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं निंग हॉस्पिटल में एडमिट होती है क्योंकि इन सब की वजह से उसके फीटस पर बहुत ही ज्यादा टेंशन होता है। यहाँ सीनियर कहता है कि तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली, क्या तुम सच में निंग से प्यार करते हो? तो वो कहता है हाँ, मुझे पहले रियलाइज नहीं था कि मैं इससे प्यार करता हूँ। पता नहीं मैं कैसा इंसान हूँ कि अपने ही फीलिंग से अनजान था। अब तो मैं इसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर सीनियर बीच से हटने का फैसला लेता है। अगली सुबह निंग को होश आता है। वो जाओ से कहती है क्या तुम रात भर यहीं थे? तो वो बोलता है हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता था। यहाँ ये दोनों लोग एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर निंग की दोस्त आती है, कहती है क्या तुमने दोबारा से पैचअप कर लिया इस घटिया इंसान के साथ? तो वो समझाती है नहीं नहीं, अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। मिस्टर जाओ का दोस्त भी कहता है मेरी भाभी को भड़काना बंद करो। आज यहाँ पर वो बात क्लियर होती है। मिस्टर जाओ समझाते हैं मैं जानता हूँ अपने डैड के जेल जाने का जिम्मेदार तुम मुझे मानती हो। मिस्टर जाओ का जो दोस्त होता है वो बताता है कि आंटी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आप दोनों की शादी हो, इसीलिए उन्होंने हर एक एविडेंस रखा था आपके डैड के खिलाफ। जब वो उस इलीगल केस में आप लोगों की मदद कर रहे थे तो उन्होंने हर एक सबूत रखा था ताकि बाद में वो रिवेंज ले सकें। मिस्टर जाओ ने बहुत मना किया था कि वो आपके डैड के साथ ऐसा ना करें, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और मौका मिलते ही उन्होंने अपनी चाल चल दी। ये सब सुनने के बाद वो अपने हस्बैंड को माफ करती है क्योंकि इसके हस्बैंड की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ वो मजबूर था कि वो बोल नहीं पाता था अपनी माँ के सामने। तभी हम यहाँ शूजी को देखते हैं। वो इन दोनों को ऐसे देखकर कहती है मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। जिसके बाद वो कॉल करती है और मिलने आती है मू चेंग से। कहती है मैं जानती हूँ कि तुम अभी अभी जेल से छूटे हो, तुम्हें एक सेकंड चांस मिला है। मेरी बात अगर मानो तो मैं तुम्हें अब्रॉड शिफ्ट करा सकती हूँ। मुझे पता है तुम्हारे पास कोई सेविंग नहीं है, तुम्हारी मम्मा भी बहुत बीमार है, तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, तुम्हें सिर्फ मेरा काम करना है। तो ये बोलता है ठीक है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर जाओ की मॉम आती हैं निंग से मिलने के लिए। वो सूजी को समझाती है मुझे माफ करना, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना होगा। तुम अभी भी यंग हो, कोई लड़का ढूंढ लो अपने लिए। ये कहती है कोई बात नहीं आंटी, मैं समझती हूँ। तभी यहाँ इनसे कोई टकराता है और इनकी टिफिन गिर जाती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये मास्क वाला आदमी टिफिन में कुछ मिलाता है। जिसके बाद ये लोग टिफिन लेकर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद आंटी आती है निंग के कमरे में, उससे माफी मांगती है। उन्होंने उसके डैड के साथ बहुत ही गलत किया, उस चीज के लिए माफी मांगती है क्योंकि वो शुरू से नहीं चाहती थी कि वो बहू बने, लेकिन अब वो फाइनली एक्सेप्ट करती हैं क्योंकि वो अपने बेटे के खिलाफ नहीं जाना चाहती, नहीं तो वो अपने बेटे को खो देंगी। आंटी बहुत माफी मांगती हैं, कहती हैं वो अब हमेशा इसके साथ रहना चाहती हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बोलती। आंटी उदास होकर जाने लगती हैं, लेकिन तभी निंग कहती है कि आंटी आपने सूप बनाया है ना, मुझे दे दीजिए, आपने इतने प्यार से बनाया है। जिसके बाद वो यहाँ सूप पीती है और अचानक से उसके पेट में दर्द होता है एंड देन ब्लीडिंग होने लग जाती है। जिसके बाद डॉक्टर नेक्स्ट सीन में बताते हैं कि उसे किसी तरह का पॉइजन दिया गया है जो कि उसके फीटस के लिए काफी हार्मफुल है, शायद बच्चा ना बचे। ये सब सुनकर सूजी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। यहाँ पूरा का पूरा इल्जाम आता है मिस्टर जाओ की मॉम पर कि उन्होंने ही सूप बनाया था, सुबह से वो कुछ नहीं खाई थी। वो कहती हैं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। और तभी यहाँ सूप का डिब्बा आता है। दोस्त कहती है अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो ये सूप पीकर दिखाइए। जिसके बाद सच में वो सूप पीकर दिखाती हैं। दोस्त कहती है शूजी तुम्हें भी ये सूप पीना पड़ेगा, तुम भी तो साथ में आई थी। लेकिन वो मना करती है कि सूप मैंने नहीं, आंटी ने बनाया था, बात खत्म हो गई, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही हो। लेकिन वो जबरदस्ती इसे सूप पिला देती है और शूजी बौखलाते हुए डॉक्टर के पास जाकर कहती है प्लीज मेरी जान बचा लीजिए, इसमें इस तरह का पॉइजन था, मैं मर जाऊंगी, मेरा पेट खत्म हो जाएगा। ये वो सबके सामने
बोल रही होती है। मिस्टर जाओ कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि इसमें कौन सा पॉइजन है, और तभी रिवील होता है कि इस लड़की ने ही सूप में पॉइजन डलवाया था। तभी मूचिंग सामने आता है और कहता है कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया, मैं इस लड़की के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। मैंने इन लोगों को सारी सच्चाई बता दी थी और ये लोग तुम्हारे खिलाफ गेम खेल रहे थे ताकि तुम्हारी सच्चाई सामने आ सके। और हकीकत तो ये है कि निंग ने पॉइजन वाला सूप पिया ही नहीं है, सूप में पॉइजन था ही नहीं। तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए हम सभी लोगों ने एक्ट किया। आंटी से थप्पड़ मारती हैं कि तुम कितनी सेल्फिश लड़की हो, अपने लिए तो तुमने मुझे फंसा दिया। मैं तुम्हें कितना अच्छा ट्रीट कर रही थी, बहू बनाने का सोच रही थी, लेकिन तुम तो नौकर बनने लायक भी नहीं हो। वो यहाँ चिल्लाकर कहने लगती है ये सब तुम लोगों की देन है, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है जिस वजह से मैं ये सब करने पर उतर गई। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आकर इसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये मूचिंग को शुक्रिया कह रही होती है। मूचिंग कहता है शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है। तभी वो इसके कान में 1 मिनट तक कुछ बुड़बुड़ाता है। मिस्टर जाओ देखकर बहुत ही जेलस फील करते हैं और वो पास आकर कहते हैं वो क्या बोल रहा था। निंग कहती है तुम्हें क्या मतलब है, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? ये कहता है नहीं, मुझे क्यों जेलसी होगी। तो निंग कहती है देखो अपना शक्ल टमाटर की तरह लाल हो चुका है। वेल वो बच्चा है, उसने मुझे कहा कि आज शादी का काफी अच्छा दिन है, अगर समझ गए हो तो इशारा काफी है। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ जाती है और मिस्टर जाओ पागलों की तरह शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम इन दोनों की शादी का सीन देखते हैं। यहाँ निंग कहती है कि हमारे बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट देखकर मिस्टर जाओ हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो बताती है कि हम बच्चे के लिए दोनों लोग हार्ड वर्क करेंगे, दोनों लोग बच्चे पर स्पेंड करेंगे और सेव करेंगे। बच्चा दोनों की जिम्मेदारी होगी और हमेशा हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, कभी भी कोई थर्ड इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और बच्चे को प्यार करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट सुनकर मिस्टर जाओ का दिल खुश हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों लोग किस करते हैं और कहानी में दिखाया जाता है किस तरीके से कॉलेज टाइम में मिस्टर जाओ और निंग एक दूसरे पर लाइन मारते थे और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।